नमस्कार दोस्तों। हम राजस्थान की संस्कृति का ये अध्याय पढ़ेंगे आज। और हमारा प्रकरण रहेगा आज राजस्थान की लिपियाँ। ठीक है, स्क्रिप्ट ऑफ राजस्थान। उसमें दो लिपियाँ हमारे कोर्स में, एक मुंडिया लिपि और एक आपकी देवनागरी लिपि। ठीक है, तो मैं हेडिंग दे देता हूँ पहले। राजस्थान की लिपियाँ, ये स्क्रिप्ट ऑफ राजस्थान। और इसमें आपके हमारे सिलेबस में दो स्क्रिप्ट दी गई है, एक मुंडिया लिपि दी गई है और एक है वो देवनागरी लिपि दी गई है। ये दो ही इसलिए दी गई है कि जो राजस्थानी लिटरेचर है, जो राजस्थानी भाषा है, जो राजस्थान का साहित्य है राजस्थानी की भाषा के अंदर, वो प्राचीन काल और मध्यकाल में मुंडिया लिपि में लिखा जाता था और आधुनिक काल में वो साहित्य जो है वो देवनागरी लिपि में लिखा जा रहा है। इस वजह से ये दो लिपियाँ हमारे कोर्स में हैं। तो देखिए, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि लिपि क्या होती है, वो भाषा क्या होती है। ठीक है, इसका थोड़ा सा हम परिचय दे देंगे और इसके बाद में हम राजस्थानी की दोनों लिपियाँ पढ़ेंगे। ठीक है, राजस्थानी भाषा की लिपियाँ जो है उसको हम देखेंगे। और पहले हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि लिपि व भाषा होती क्या है। अगर अपन इस बिंदु पे बात करें तो एक तो हम पढ़ेंगे मुड़िया, मोडिया, बहुत सारे नाम हैं इसके, और राजस्थानी। ठीक है, अगर मुड़िया की बात करें तो प्राचीन व मध्यकाल में, मध्यकाल में राजस्थानी भाषा लेखन में इसी लिपि का उपयोग होता था। राजस्थानी भाषा लेखन में मुड़िया का प्रयोग होता था। वहीं आधुनिक राजस्थानी साहित्य लेखन देवनागरी लिपि में हो रहा है। लिपि में हो रहा है। ये एक सामान्य परिचय बता रहा था कि कोर्स में यही क्यों है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जो हमारा राजस्थान लिटरेचर है, ये प्राचीन और मध्यकाल में अधिकांश रूप से लिखा गया है। किस लिपि में? मुड़िया लिपि में। और आधुनिक राजस्थान का जो लिटरेचर है वो लिखा गया है आपकी कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण बिंदु है। इस वजह से ये दो कोर्स हैं, दोनों को हम अलग से डिटेल से समझते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि लिपि क्या होती है और भाषा क्या होती है। ठीक है, देखिए, भाषा जो है यह पहले प्रचलन में आई थी जब से पृथ्वी पर जीव जंतुओं का, जब से पृथ्वी पर मानव का उद्भव हुआ, जीव जंतुओं का उद्भव हुआ, तब से ही भाषा प्रचलित हो गई थी। जीव जंतु भी आपस में विभिन्न आवाज़ों के जरिए बात करते हैं। हर जीव जंतु की अपनी लैंग्वेज है, चाहे वो जलीय जीवों की हो, चाहे स्थलीय जीवों की हो, सभी प्रकार के जीवों की। और जीव जंतुओं की भी भाषा होती है, मानव की भी भाषा होती है। तो भाषा सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही आ गई थी। भाषा तब से ही आ गई थी जब से जीव पृथ्वी पर आ गया था।
तो भाषा पहले ही आ गई थी। फिर क्या हुआ, इस भाषा को मौखिक रूप से आगे बढ़ाया जाता है या संकेतों के रूप में आगे बढ़ाया जाता है। लेकिन एक तीव्र उत्कंठा रहती है मनुष्य की कि उस ज्ञान को, अपनी भाव अभिव्यक्ति को, अपनी सोच को, अपने विचारों को और अपने कार्यों को इस मौखिक से क्यों न लिखित रूप दिया जाए। तो जब भाषा को लिखित रूप देने का जो श्रमसाध्य कार्य होता है, जो विभिन्न निर्धारित प्रतीक चिन्हों के बीच में साधना के रूप में लिखा जाता है, वो लिखने की जो साधना है, वो लिखने के जो तरीके हैं, लिखने के जो संकेत होते हैं, उन संकेतों को हम स्क्रिप्ट बोलते हैं, लिपि बोलते हैं। तो लिपि बेसिकली एक आविष्कार है जो भाषा के बहुत बाद में हुआ था। लिपि क्या है? एक मानव का आविष्कार है, हर जीव जंतु का नहीं। भाषा तो हर जीव जंतु की होती है, लेकिन लिपि मनुष्य का एक आविष्कार है जिसके अंतर्गत वो क्या करता है, वो अपने विचारों को, अपने भावों को, अपनी सोच को, अपने ज्ञान को लिखित रूप देता है। तो लिपि में क्या होते हैं, वो अक्षर होते हैं, वो संकेत होते हैं, वो शब्द होते हैं जो अपने भावों को प्रयुक्त करने के लिए मनुष्य प्रयोग में लाता है। तो लिपि बाद का आविष्कार है और भाषा पहले की है। मैं एक सामान्य सा उदाहरण देके बताता हूँ। जैसे पाषाण काल था, स्टोन एज, जिस समय व्यक्ति है वो नोमेडियन घूमता रहता था, तो उस समय यायावर जिंदगी जीता था। तो उस समय देखो भाषाएं थी, लिपि नहीं थी, लोग वार्ता करते थे, सब करते थे, लेकिन लिपि नहीं थी और बिना लिपि के लिख नहीं सकते आप। इसलिए कोई भी हमारे पास में लिखित साहित्य उनका नहीं है, इसलिए हम उसको हिस्ट्री में मानते नहीं, उनको उसको प्री हिस्ट्री कहते हैं। फिर हड़प्पा सभ्यता आती है, तो उस हड़प्पा सभ्यता में भी लिपि तो थी, हड़प्पन स्क्रिप्ट थी, जैसे ब्रूस्टर फेडन शैली कहते हैं, पिक्टोग्राफिक थी वो पूरी की पूरी, है ना। लेकिन उस लिपि को हम पढ़ने में सफल नहीं हो पाए, डिकोड नहीं कर पाए। उसके बाद ज्ञान मौखिक रूप से आगे बढ़ा। वैदिक काल के लोगों ने लिखा, लेकिन वैदिक काल के लोग लिपि से अनभिज्ञ थे। वैदिक साहित्य जो था वो गुप्त काल में जाके लिखा गया था, उस समय तक पूर्ण हुआ था। मौर्य काल के अंदर पहली बार हमें ठीक ठाक लिपि देखने को मिलती है, जब अशोक के अभिलेखों को जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। उस समय खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि और आपके ग्रीक अरेमाइक लिपि जैसी लिपियां देखने को मिलती है। तो सबसे प्राचीन लिपियों में से भारतीय लिपि को बात करें तो ब्राह्मी लिपि थी, और ब्राह्मी लिपि से फिर धीरे धीरे आपके कई सारी लिपियां बन गई। उत्तरी ब्राह्मी लिपि, दक्षिणी ब्राह्मी लिपि, उत्तरी भारत में जो यूज होती थी वो उत्तरी ब्राह्मी लिपि। उत्तरी ब्राह्मी लिपि से फिर गुप्त लिपि बनी, नागरी लिपि बनती है। गुप्त लिपि से कुटिल नीति बनती है, फिर नागरी लिपि बनती है, शारदा लिपि बनती है, फिर नागरी लिपि से वो देवनागरी बनती है। इस टाइप से लिपियों का धीरे धीरे विकास होता है। ठीक है, तो लिपि एक मनुष्य का आविष्कार है, जो वो अपने जैसा सोचता है, करता है, उसको लिपि का रूप दिया गया। जब संविधान सभा की बहस चल रही थी, संविधान सभा में बात चल रही थी कि भाई भारत की राजभाषा क्या होनी चाहिए, राष्ट्रभाषा के ऊपर तो बात बनी नहीं, तो राजभाषा की जब बात चली तो राजभाषा के अंदर 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा दिया गया और कहा गया कि जो देवनागरी लिपि में लिखी जाएगी वही हिंदी जो है वो राजभाषा के रूप में रहेगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा संकुचित काम ये हुआ कि देवनागरी लिपि, हिंदी को केवल उसी रूप में माना गया जो देवनागरी में लिखा जाएगा। देवनागरी के अपने फॉन्ट है देवनागरी की, देवनागरी के फॉन्ट है आ ई वगैरह। अब इसमें 33 व्यंजन है और 11 स्वर है। ठीक है, और संस्कृत के अंदर बात करें तो 13 स्वर आ जाते हैं और 33 व्यंजन आ जाते हैं। हिंदी जो शुद्ध रूप से हिंदी देवनागरी, क्योंकि देवनागरी रूप में हिंदी भी लिखी जाती है, संस्कृत भी लिखी जाती है, देवनागरी में नेपाली भाषा भी लिखी जाती है, देवनागरी में कई भाषाएं लिखी जाती है ना। तो ये अपना है वो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि लिपि का विकास होता है। फिर भारत जब आज़ाद हो गया उसके बाद में 14 सितंबर 1949 को, हम 14 सितंबर को हिंदी दिवस भी मनाते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 343 उप आर्टिकल 1 के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। 1950 से ये कार्य 26 जनवरी से शुरू हुआ और देवनागरी को यूँ कहिए कि राजभाषा हिंदी की आधिकारिक लिपि माना गया। तो आज भारत की लिपि आधिकारिक कौन सी है? देवनागरी लिपि है, और इसी देवनागरी लिपि में ये राजस्थानी लिख लिया गलती से, सॉरी।
तो इसी देवनागरी लिपि में आधुनिक राजस्थानी साहित्य भी लिखा जा रहा है। ठीक है, तो फिर हम मुड़िया और देवनागरी बाद में समझते हैं। पहले मैं लिपि के बारे में थोड़ा सा लिख लेता हूँ, परिचय यहीं लिख लेता हूँ और फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जीव की उत्पत्ति, जीव में देखो छोटी चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य तक सब जीव में आ जाते हैं। जीव की उत्पत्ति से लेकर, उत्पत्ति से भाषा प्रचलन में आ गई थी, आ गई थी, भाषा प्रचलन में आ गई थी। भाषा स्वयं को व्यक्त करने का एक माध्यम है। यह मौखिक रूप से संचालित होती है। ठीक है, मौखिक रूप से संचालित होती है। मतलब मैंने आपको कहा, आपने किसी और को कहा, लिखित रूप में संचालित नहीं हो सकती, क्योंकि भाषा को लिखित रूप में संचालित करने के लिए शब्दों का होना जरूरी है, और शब्द ही लिपि को एक प्रकार से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो ये एक भाषा की परिभाषा हो गई। तो भाषा क्या होती है आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो लिपि का आविष्कार बाद में होता है। अब देखिए, लिपि का आविष्कार बाद में हुआ। लिपि का आविष्कार है वो बाद में हुआ। ठीक है ना, क्योंकि भाषाओं को ही आपके लिखने के लिए, तो आप ये लिख सकते हैं बाद में हुआ, भाषा के उच्चरित रूप, मतलब जो भाषा का हम उच्चारण करते हैं वो उच्चरित रूप, भाषा के उच्चरित रूप को निर्धारित प्रतीक चिन्हों निर्धारित के माध्यम से, देखो ये शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, निर्धारित प्रतीक चिन्ह, क्योंकि हर लिपि का प्रतीक चिन्ह जो है वो आपके अलग होता है ना। जैसे इंग्लिश में अगर क लिखना है तो आप इस प्रकार से लिखोगे, के से कर सकते हो, सी से शुरू कर सकते हो, ये निर्धारित रूप है अंग्रेजी के अंदर। अगर आपको हिंदी में लिखना है तो उस क को इसी तरह से लिखोगे। तो हर भाषा का अपना आपके वो निर्धारित प्रतीक चिन्ह होते हैं। तो निर्धारित प्रतीक चिन्हों के माध्यम से लिखित रूप देने, लिखित रूप देने की साधना ही लिपि कहलाती है। लिपि कहलाती है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा एक मोटे मोटे तौर पे। अब मैं देखो हिंदी लिटरेचर का स्टूडेंट नहीं हूँ और इवन किसी भी लिटरेचर का स्टूडेंट नहीं हूँ, बस आपको समझाना है तो थोड़ा सा सामान्य शब्दों में समझा लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। हालांकि आप बहुत ज्ञानी हैं तो आप सबको पता ही होगा, फिर भी मेरी जो फ़र्ज़ था वो मैंने आपको बता दिया कि भाषा क्या होती है, लिपि क्या होती है। ठीक है, अब मैं बात बताऊंगा आपको सबसे पहले मुंडिया लिपि पे, और फिर हम बात करेंगे
देवनागरी लिपि के ऊपर, क्योंकि ये दो हमारे कोर्स में। अब देखिए ये मुंडिया लिपि है, ठीक है। मुंडिया लिपि राजस्थान में भी अलग तरीके से लिखी जाती है, मराठा महाराष्ट्र में अलग तरीके से लिखी जाती है, बंगाल में अलग तरीके से लिखी जाती है, कर्नाटक में अलग तरीके से लिखी जाती है, गुजरात में अलग तरीके से लिखी जाती है। तो हर स्टेट में मुंडिया लिपि के निर्धारित प्रतीक चिन्ह अलग अलग है, ठीक है। जैसे ये राजस्थान में क मुंडिया में ऐसे लिखा जाता है, तो मराठी में क ऐसे लिखा जाता है, इंग्लिश में आगे अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, इसके ख ऐसे लिखा जाता है तो इसके ख ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। मराठी अगर मोडी स्क्रिप्ट की हम बात करें तो ये हनुमंत पंते श्रीलंका से महाराष्ट्र लेके आया था, और फिर महाराष्ट्र से कहते हैं कि ये आगे बढ़ी थी, और ये स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ। और यहाँ से जब राजस्थान आती है तो कहते हैं कि यहाँ पर इस लिपि को मॉडिफाई करने का कार्य जो है वो अकबर के जो मुनीम थे टोडरमल, अशोक मनेरिया महोदय, जिन्होंने राजस्थानी ग्रामर लिखा था, उन्होंने ये कहा था कि महाराष्ट्र से टोडरमल ने इस लिपि को सीखा था और उन्होंने राजस्थानी भाषा के अंदर मुंडिया लिपि को लिखा, जैसे महाजनी लिपि भी कहा जाता है। अब इस लिपि की अगर मैं बात करूं तो ये लिपि बेसिकली बणियों के द्वारा लिखी जाती थी, महाजनों के द्वारा लिखी जाती थी, व्यापारियों के द्वारा लिखी जाती थी। इसके ऊपर कोई मात्रा नहीं होती है, देखो आपकी कोई मात्रा नहीं है, कोई विराम चिन्ह नहीं होते, है ना, कोई सिरो रेखा नहीं होती, ऊपर जो रेखा खींची जाती है जैसे मैं अभी खींच रहा हूँ, ये सिरो रेखाएं हैं, ऐसी कोई रेखा नहीं होती, शॉर्ट हैंड होती है, एक आधा शब्द लिखते हैं, और इस तरह से बड़ी अशुद्ध लिपि सी होती है। इसको समझने के लिए भी बड़ा ज्ञान चाहिए, अदरवाइज ये समझ में भी नहीं आती। तो इस प्रकार की जो लिपि है वो बेसिकली व्यापारिक समुदायों के द्वारा यूज़ में ली जाती थी, और राजस्थानी भाषा के जो साहित्य वगैरह है, प्राचीन और मध्यकालीन साहित्य, मैक्सिमम इसी लिपि में है वो लिखा गया है। ऐसा माना जाता है कि इसमें 33 शब्द हुआ करते थे। कितने? 33 शब्द हुआ करते थे। आप इसको पढ़ सकते हो। 5 1 2 3 4 5 6 और 7 और 5 35 शब्द का इसमें जिक्र किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि जैसे इसमें से एक तो ये कट जाएगा और एक आधा कोई और कट सकता है, 33 शब्द इसमें ऐसे माने गए थे, ठीक है। तो कहा जाता है कि 33 शब्द थे, हालांकि हर क्षेत्र में अलग अलग शब्द थे, तो 33 मूल शब्द माने जाते हैं, बाद में कुछ और ऐड कर दिए होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, इसकी कुछ कुछ बातें हैं वो हम लिख लेते हैं। इसे मुंडिया लिपि कोई एक आधा प्रश्न आ जाएगा तो आपके क्या है ना कि आसानी से सही हो जाएगा, है ना। कोशिश तो मेरी यही है कि अपना कोई प्रश्न गलत ना हो यहाँ से। अब देखो, सबसे पहली बात कि इसका उद्भव कहाँ से हुआ। श्रीलंका से हेमाद्री पंडित इस लिपि को महाराष्ट्र ले आया। ठीक है, कहाँ से? यहाँ से श्रीलंका से कौन? हेमाद्री पंडित ले आया था महाराष्ट्र के अंदर। फिर आगे क्या लिखा गया है? मोतीलाल मनेरिया के अनुसार अकबर के मुनीम टोडरमल, ठीक है, टोडरमल ने इस लिपि का राजस्थानी वर्जन निकाला।
इसलिए राजस्थानी मुंडिया को राजस्थानी मुड़िया लिपि का जनक किसे कहा जाता है? टोडरमल को। ठीक है, शब्दों पे गौर करते रहना। टोडरमल को माना जाता है। ठीक है, तो राजस्थान की जो लिपि थी आपकी, राजस्थानी जिस लिपि में लिखा जाता था, या ये जो शब्दावली थी, ये तो आपके हेमेंद्र पंडित लेके आए, लेकिन जो ये शब्दावली थी ये टोडरमल की थी। इसलिए अगर परीक्षा में प्रश्न आए कि राजस्थानी मुंडिया लिपि, जिस लिपि मुंडिया में लिखी जाती है, उसके जनक कौन थे, तो आप वो सीधे तौर पे कह दो कि कौन थे? टोडरमल थे। ठीक है, और अब देखो, अब टोडरमल ने इस लिपि की एक प्रकार से आप कह सकते हो कि खोज की थी, या इस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया था। अब देखिए आगे, अब इस लिपि के अंतर्गत आपके नागरिक परिषद जो है उत्तर प्रदेश के अंदर, वो ये मानता है कि इसमें 33 शब्द थे। लिपि में कितने? 33 शब्द थे। जैसे हम अगर हिंदी की बात करते हैं, देवनागरी की, तो उसमें 33 व्यंजन थे और 11 इसमें स्वर माने जाते हैं। वैसे मैं हिंदी का नहीं हूँ, लेकिन मैंने इतना पढ़ा है। अब इसमें आप त्रुटि मत निकालना कि सर हिंदी में ऐसे वैसे हैं, तो ठीक है। संस्कृत में 13 स्वर है, हिंदी में 11 स्वर है। पढ़े हुए लंबा टाइम हो गया, वैसे इसके वो काम का नहीं, हिंदी वाले अपने आप कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा लिपि का जानकारी देने का मेरा मकसद है यहाँ पे। अब देखिए, इस लिपि के अंदर इस लिपि में 33 अथवा 34 शब्द माने जाते हैं। ठीक है, इसके लेखन में अब जब इसका लेखन किया जाता है, इसको लिखा जाता है, तो इसको लिखने के जो मेन जो शैली है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। अब इसकी खास बात क्या है? मात्राओं, विराम और सिरोरेखा का उपयोग है वो न के बराबर होता है। ठीक है, मात्राओं, मैं एक श्लोक लिख के आगे समझाऊंगा। मात्राओं, विराम चिन्ह, व सिरोरेखा। ठीक है, जैसे अगर आप इसमें देखोगे ना, तो मैंने यहाँ पे कोमा किया, ये विराम चिन्ह हो गया, ऊपर इसकी लाइन खींची, ये सिरोरेखा हो गई। ठीक है, और ये ओ की मात्रा दे दी, ये मात्राएं हो गई। तो इस लिपि में इन तीनों का ये भाव है। ठीक है, का उपयोग नगण्य होता है। इस कारण इसे मोड की लिपि कहा जाता है, क्योंकि जब शब्दों के ऊपर सिरोरेखा नहीं होती तो शब्द नंगे हो जाते हैं, है ना। तो शब्दों के ऊपर की सिरोरेखा नहीं है तो उसको है वो मोडा बोलते हैं। मोडा का मतलब, जैसे कोई किसी व्यक्ति के सिर पे बाल नहीं तो भी हम उसको ऐसे सामान्य तौर पे मोडा बोल देते हैं। तो मोडा का मतलब ऊपर नग्न अवस्था होती है, तो उसे वो बोल दिया जाता है, इसलिए इसको मोड की लिपि भी कहा जाता है। इसको आप अन्यथा न लेना, ये बस याद करवाने का एक तरीका है। और खास बात देखिए, जब विराम चिन्ह और मात्रा नहीं है तो हम इसे शुद्ध तो नहीं कह सकते, इसलिए इसको अशुद्ध लिपि माना जाता है। कैसी? अशुद्ध लिपि माना जाता है। अच्छा, विराम चिन्ह है नहीं, मात्राएं है नहीं, शिरोरेखा है नहीं,
इसलिए इसको अशुद्ध भी कहते हैं, मोड की लिपि कहते हैं। खास बात देखिए, इसका जो उपयोग था, आप इसको लिखिए, मैं साइड में हो रहा हूँ, आगे देखते हैं। इसका जो मेन उपयोग था वो राजस्थान का जो वाणिज्यिक वणिक ग्रुप था, जैन वगैरह, ये लोग ज़्यादा यूज़ करते थे, मुनिंग लोग, इसलिए इसको वणिक लिपि या महाजनी लिपि भी कहते हैं, क्योंकि महाजन लोग अपना हिसाब किताब रखने में इस लिपि का उपयोग करते थे। ठीक है, तो देखिए इसमें तीसरा पॉइंट, इसका उपयोग वणिक वर्ग महाजन वर्ग द्वारा मुख्य रूप से किया जाता था। इस कारण इसे वणिक लिपि और महाजनी लिपि कहा जाता है। ठीक है, वणिक लिपि और महाजनी लिपि भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसका उपयोग व्यावसायिक कार्यों में मुख्य रूप से होता था। अशुद्ध लिपि कहा जाता है, इसमें स्वर भी नहीं है ना, ध्यान रखना, इसमें स्वर भी नहीं होते। हिंदी में होते हैं, जैसे हिंदी में 11 स्वर है, संस्कृत में 13 स्वर है, इसमें ऐसा एक भी स्वर नहीं है, सारे एक ही है। तो स्वर और व्यंजन का अगर कोई ऐसा विभाजन नहीं होगा तो लिपियां सीधी सी बात है अशुद्धि होगी। ठीक है, तो ये वणिक लिपि और महाजनी लिपि भी कहा जाता था इसको। स्वर वगैरह होता नहीं था, इसको भी हम लिख सकते हैं। यह शॉर्ट हैंड लिखी जाती थी। शॉर्ट हैंड का मतलब एक शब्द लिख के बाकी का शब्द समझ लिया जाता था, स्टेनोग्राफर टाइप। शॉर्ट हैंड लिखा जाता था। शॉर्ट हैंड लिखा जाता था। जैसे अभी इसके बारे में एक बड़ा श्लोक प्रचलित है, मैं श्लोक लिखता हूं, देखो। कि वणिक पुत्र कागद लिखे। वणिक पुत्र कागद लिखे का मतलब क्या हुआ? वणिक पुत्र कागद लिखे। लघु मात न देथ। इसका मतलब क्या हुआ कि वणिक यानी व्यावसायिक वर्ग का पुत्र एक कागज लिख रहा है, उसमें वो छोटी मात्रा नहीं दे रहा है। लघु मात न देथ मतलब छोटी मात्राएं जितनी भी हैं वो एक भी मात्रा नहीं दे रहा है। फिर आगे देखिए, वणिक पुत्र कागज लिखे, लघु मात न देथ। फिर देखो, हींग मिर्च 0 लिखे। हींग एक मिनट, मिर्च 0 लिखे। हंग मर जर कर देत। मतलब क्या हुआ कि हींग को मात्रा दी नहीं, ऊपर अनुस्वार दिया नहीं, हींग हंग हो गया। मिर्च मात्रा दी नहीं, मिर्च मर लिख लिया उसने, 0 को जर लिख लिया। तो जैन वणिक जितने भी है व्यवसायी वर्ग, उनके पुत्र जब कागज लिखते हैं तो लघु मात्रा नहीं देते, हींग मिर्च 0 को हंग मर जर लिख देते हैं। तो इससे क्या होता है कि वो तो समझ जाता है
ठीक है। लेकिन आगामी पीढ़ियां या फिर जिसको इस भाषा की जानकारी नहीं है, वो भाषा जिसकी जानकारी नहीं है उसको पढ़ने के लिए बड़ा मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए कहा गया कि चलो ये लोग ऐसा तो लिख देते थे, फिर इसके अर्थ कहाँ से निकलेंगे। इसलिए कहा जाता है कि बड़ी अशुद्ध लिपि थी और इसको समझना बहुत मुश्किल काम कर देता था। तो हींग को हंग लिख लेंगे तो अब कौन समझेगा, मिर्च को मर लिख लेंगे तो समझना बहुत आसान कार्य नहीं था, बड़ा मुश्किल का कार्य था। तो ये कुछ बातें थी आपके, उसको मोड की लिपि कहो चाहे आपके मुड़िया लिपि कहो, ठीक है। तो मोड की कह दिया, मुड़िया कह दिया, और ये सारी बातें होंगी। मैं मानता हूँ कि इतना इसमें पर्याप्त है, ठीक है। ये मुड़िया लिपि थी जिसका उपयोग आपके जैन लोग करते थे, व्यवसायी लोग करते थे, महाजन लोग करते थे, साहूकार लोग करते थे। तो ये लिपि थी मुड़िया, ठीक है। अब मैं बात करूंगा देवनागरी लिपि पे, और प्राचीन और मध्यकालीन राजस्थानी भाषा का लेखन है वो इसी मुड़िया लिपि में किया जाता था, ठीक है। इन बातों का थोड़ा सा आप ध्यान रखना। क्लियर। अब देवनागरी पे बात करते हैं। यहीं पे आ जाते हैं, ठीक है। ये देवनागरी लिपि के शब्द हैं और इससे आपसे अछूते नहीं है, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। ठीक है। अब इसमें हम 4 चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें इसका थोड़ा सा परिचय करेंगे, और उसके बाद में यहाँ उसमें सीधा सा देखते हैं कि उत्पत्ति कैसे हुई इसकी, फिर थोड़ा सा परिचय करेंगे, फिर इसकी विशेषताएं, और उसके बाद में इसके दोष क्या क्या है, ठीक है। अभी मैं जो लिख रहा हूं ये देवनागरी लिपि है, आप ये मानिए, ठीक है। ये 4 बिंदुओं पे बात करेंगे हम। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्पत्ति कैसे हुई इसकी। ठीक है। अगर उत्पत्ति की बात करें तो देखो ध्यान से समझना, सारी बातें समझ में आ जाएगी। सबसे पहले इन सब की मां मानी जाती ब्राह्मी लिपि को। किसको? ब्राह्मी लिपि को इन सब की माता माना जाता है। अब ये उत्तरी भारत में अलग थी और दक्षिणी भारत में अलग थी। दक्षिणी भारत की जो ब्राह्मी लिपि थी उसमें द्रविड़ भाषाएं विकसित हुई, और उत्तरी भारत की जो ब्राह्मी लिपि थी इससे जो लिपि जो विकसित हुई वो थी आपके गुप्त लिपि, ठीक है। तो इससे कौन सी लिपि बनती है? गुप्त काल की लिपि बनी गुप्त लिपि, ठीक है। और इसी गुप्त लिपि से आगे जाके कौन सी लिपि बनी? सिद्ध मात्रक का बनी, और इसी सिद्ध मात्रक का लिपि से कुटिल लिपि बनी। वैसे ये गुप्त लिपि के 2 भाग है, और इसी से आगे नागर लिपि बनी। नागर लिपि इसलिए कहते हैं कि इसका प्रयोग जो है वो गुजरात के नागर ब्राह्मणों ने किया था। ठीक है। और आगे देखिए, अब इसी नागर लिपि से ही देवनागरी लिपि बनी है। क्योंकि देव क्यों बना ये भी मैं आपको आगे समझाने वाला हूं। नागरी लिपि बनी और नागरी लिपि से आपके देवनागरी बनी। एक पूर्वी देवनागरी और एक आपके पश्चिमी देवनागरी।
कौन सी? पश्चिमी देवनागरी। अब आप समझिए कि किस तरह से ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि तक की यात्रा होती है। अब आप इसको समझिए कि ये जो देवनागरी लिपि है बेसिकली ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न हुई थी, ऐसे घूमते घूमते यहाँ तक आई। अब अगर मैं इस देवनागरी लिपि की बात करूँ, पश्चिमी देवनागरी, बेसिकली यही मेन लिपि है। इसका विकास माना जाता है, वैसे ये पूरी प्रक्रिया तो नागरी लिपि की 7वीं शताब्दी में आ गई थी, लेकिन जब देवनागरी की बात आती है तो 10वीं शताब्दी में इसका विकास माना जाता है। ठीक है, 10वीं शताब्दी से पहले देवनागरी नहीं थी, बल्कि यह नागरी लिपि थी। अब इसके आगे देव शब्द कहाँ से आया? देव शब्द कहाँ से आया, इस पर विद्वान जो है वो एक मत नहीं, इनमें मतैक्य है और सभी विद्वान अलग अलग बात मानते हैं। पहला मत ये माना जाता है कि इसका उपयोग जो है, ये देवनागर नामक एक शहर था मध्य प्रदेश के अंदर, इस वजह से उसमें ज़्यादा प्रयोग होने के कारण इसको देवनागरी कहा गया। दूसरा कारण ये बताया जाता है कि गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय शासक हुए थे, उनकी राजधानी पाटलिपुत्र थी, पाटलिपुत्र को देवनगर कहा जाता था, उसमें इसका उपयोग होने के कारण इसको देवनागरी कहा गया। तीसरा ये कहा जाता है कि ये देव चक्र में इसके शब्द स्थापित किए गए थे, इसलिए इसको देवनागरी कहा जाता है। ठीक है, जो भी है, इसकी उत्पत्ति 10वीं शताब्दी में मानी जाती है और यही हमारी वर्तमान हिंदी की ऑथेंटिक जो आज हम देवनागरी पढ़ रहे हैं वो ये है। तो मैं इस बात को लिखता हूं, एक सेकेंड। दसवीं शताब्दी में इस लिपि का कुछ किताबों में 7वीं शताब्दी लिखा है, बट वो 7वीं शताब्दी और 6ठी शताब्दी में नागरी लिपि थी, न कि देवनागरी लिपि का विकास हुआ। ठीक है, विकास हुआ। देवनगर मध्य प्रदेश अथवा देवचक्र अथवा देवशहर पाटलिपुत्र के कारण इसका नाम देवनागरी हुआ। ठीक है, इसका नाम देवनागरी पड़ा। चौदह सितंबर 1949 को इसे भारत की राष्ट्रीय लिपि व हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया। अतः इसका उल्लेख कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 343 के उप अनुच्छेद 1 में है। इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद ठीक है। तो यही वो देवनागरी है जिसका उपयोग है वो
वर्तमान में हम कर रहे हैं। तो इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई और स्वतंत्रता तक की यात्रा को हमने डिस्क्राइब किया। अब हम थोड़ा सा इसका और परिचय करते हैं कि अब इसमें देखो उत्पत्ति की बात तो आ गई कि कहाँ से इस का है वो उत्पन्न हुआ और किस तरह से ये लिपि आगे बढ़ी, किस तरह से इसका नामकरण हुआ। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि आज की तारीख में जैसे हम मानते हैं कि इसमें 33 व्यंजन है और 11 स्वर है, ठीक है। संस्कृत के अंदर 13 माने जाते हैं, इसमें 11 माने जाते हैं, ठीक है। ये मैं बहुत दावे और बहुत इस हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा सामान्य ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान कुछ अलग हो सकता है। लेकिन इन शब्दों का फेरबदल करना, देवनागरी लिपि के इस 33 और 11 जो 44 है, इसमें कुछ चेंजेस करना हो, इनके रूप संकेतांक बदलना हो, ये कार्य केंद्रीय हिंदी निदेशालय करता है, जो कि उच्चतर शिक्षा विभाग मानव संसाधन मंत्रालय जो है, हालांकि उसका नाम बदल दिया गया, अब शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है, उसके द्वारा हर साल इसका चेंजेस किया जाता है। हर साल इसका चेंजेस किया जाता है। तो यह परिचय में लिख लेते हैं। ये देवनागरी लिपि में एक ऋग्वेद की पांडुलिपि मिली है। तो हालांकि ये बाद में लिखी गई है ना, उस समय तो नहीं लिखी होगी। तो देवनागरी लिपि का ये माना जाता है कि देवताओं की लिपि रही होगी कभी, ये भी एक तर्क दिया जाता है। तो ये भी है, हालांकि आप इस पे ज़्यादा कंफ्यूज मत होना। यहाँ पे हम लिखेंगे कि लिपि के संकेतों, शब्दों का संकेत और शब्दों का मानकीकरण करने की जिम्मेदारी शिक्षा मंत्रालय के अधीन उच्चतर शिक्षा विभाग उच्चतर शिक्षा विभाग के केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो कौन करता है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय करता है। मैंने इसकी 84 पेज की एक बुकलेट पढ़ी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे, तो उस पर ये बाकायदा ब्यौरा लिखा हुआ था, मैं वही आपको लिखा रहा हूँ, ठीक है। वर्तमान की बात करें तो इसमें टोटल 33 स्वर और आपके 33 व्यंजन वर्तमान में इसमें व्यंजन तथा 11 स्वर सहित कुल 44, 33 और 11, 44 शब्द है, ठीक है। 44 शब्द है, जिसे लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है। इस लिपि में की सहायता से संस्कृत,
संस्कृत, हिंदी, नेपाली, मराठी और आधुनिक राजस्थानी भाषाएं लिखी जाती है। राजस्थानी भाषाएं लिखी जाती है। ठीक है, तो ये सारी भाषाएं जो है वो किस में लिखी जा रही है? देवनागरी में, है ना। इंग्लिश मत लिखना देवनागरी से। इंग्लिश देवनागरी के लिए लिखने के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा? पूरे शब्दार्थ चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका एक सामान्य सा इंट्रोडक्शन था। दो बातें क्लियर हो गई है यहाँ पे। एक हो गई हमारे उत्पत्ति ले लिया, परिचय ले लिया। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे विशेषताएं और दोष पे, कि कुछ विशेषताएं इसकी बता देंगे और कुछ इसमें दोष क्या क्या है वो बता देते हैं, क्योंकि कई बार परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से दोष है वो इसका देवनागरी लिपि का नहीं है। मैं बता दूंगा, आपके मस्तिष्क में आ जाएगी चीज़ें। ठीक है, आप इसको लिखिए, इसको लिखिए, फिर अगली पीपीटी पे आते हैं। विशेषताएं। ठीक है, देखो देवनागरी लिपि की जो विशेषताएं हैं वो बेसिकली हम सबसे कोई भी अपरिचित नहीं है इससे, है ना, क्योंकि हिंदी की ग्रामर मोस्टली सभी बच्चों की पढ़ी हुई है। फिर भी कुछ बातें मेरी तरफ से मैं बता देता हूँ। देखिए, ये एक ऐसी भाषा है जो जैसे बोली जाती वैसे लिखी जाती है, इंग्लिश की तरह नहीं है ना। इंग्लिश में कई बार बोलना और लिखना अलग अलग हो जाता है। ठीक है, जैसे आप कोई भी शब्द ले लो, अब नाइट लिखते हैं KNI से शुरू हो जाता है, के अलग ही जुड़ गया यहाँ पे। हिंदी में ऐसा कभी नहीं होता। हिंदी में एक प्रकार से ध्वन्यात्मक है, जैसी ध्वनि होती वैसी लिखी जाती है वो। तो बोलना और लिखना एक होना, ये सबसे बड़ी खूबसूरती है देवनागरी लिपि की, पहली बात। दूसरी बात कि इस लिपि के अंदर बहुत सारे अच्छे से स्वर और व्यंजन का तालमेल बिठाया गया है और उच्चारण के ऊपर गजब का ध्यान दिया गया है यहाँ पे। हिंदी के उच्चारण की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है 90% पॉपुलेशन इसका सही तरीके से उच्चारण नहीं करती। इवन मेरे से तो बिल्कुल उच्चारण सही तरीके से नहीं होता। खूब मेहनत करता हूँ कि इसका उच्चारण ठीक किया जाए। कई बार कोई शब्द ऐसे आते हैं जो ठीक करने का प्रयास करते हैं, बट उसका उच्चारण उस हिसाब से नहीं होता। जैसे कुमार विश्वास बोलते हैं तो आप सुनोगे उनको, तो वो कहाँ जोर देना है, कहाँ कैसे बोलना है, वो प्रॉपर तरीके से बोलते हैं। ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो उच्चारण पर हिंदी में पूरा इसमें देवनागरी लिपि में ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो क्या क्या कुछ बातें हैं संक्षिप्त में हम लिख लेते हैं। तो पहली बात, इसकी जो विशेषता है वो ध्वन्यात्मक है, अर्थात जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है, वैसा ही लिखा जाता है। एक बात तो ये हो जाएगी ध्वन्यात्मक। ठीक है, दूसरी बिंदु हम ये लिख सकते हैं, साथ ही ऐसे करके लिख लो, साथ ही ध्वनि पर पूरा ध्यान दिया जाता है। पूर्ण ध्यान दिया गया है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात, इसे स्वर व व्यंजन का वर्गीकरण हो रखा है। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट तरीके से इसका वर्गीकरण किया गया है। और तीसरा, उच्चारण के जो तरीके हैं, उच्चारण पर पूरा ध्यान दिया गया है। इसमें आपके देखो, मुख से उच्चारण हो गया, तालु से हो गया, है ना, मूर्धा से हो गया, और दंत से हो गया, ओष्ठ से हो गया। ठीक है, इत्यादि
उच्चारण पर ध्यान दिया गया है इसमें। ठीक है, इसके साथ साथ अगर अपन और देखें, स्वर व्यंजन का वर्गीकरण हो गया 33/11 का, ये भी हमने बात कर ली। जैसा बोला जाता है वैसा लिखा जाता है, ध्वनि का ध्यान दिया जाता है, उच्चारण का ध्यान दिया जाता है, और इसी क्रम में स्वर व व्यंजन यूज किए गए हैं। इसी क्रम में, ये बात इसलिए बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव परीक्षा में कभी कभार प्रश्न पूछ ले जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जो है वो आपके देवनागरी की है, कौन सी विशेषता आपके इसकी मुड़िया लिपि की है। इस टाइप से प्रश्न आ सकता है। ठीक है, इसी क्रम में स्वर व्यंजन को व्यवस्थित किया गया है। ठीक है, एक ध्वन्यात्मक में एक बिंदु और भी आता है कि एक स्वर एक ध्वनि और एक ध्वनि एक वर्ण। एक ध्वनि और एक वर्ण, जैसे इंग्लिश में जाते हैं ना, तो देखो BUT बट और PUT पुट। अब ध्वनि अलग अलग हो गई, वर्ण एक ही है। यहाँ पे अ का बोध दे रहा है, यहाँ यू का बोध दे रहा है। तो अब आप सोचिए, BUT बट हो गया, PUT पुट हो गया, जबकि इंग्लिश में ऐसा होता है। हिंदी में हमेशा एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण है। ठीक है, वर्णों का अलग अलग उच्चारण इसमें नहीं होता, अथवा इसको आप ये भी कह सकते हो, एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि है। ठीक है, एक वर्ण के लिए एक ही ध्वनि। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, बाकी किसी भी भाषा में ऐसी विशेषता है वो नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मात्राओं का पूरा ध्यान रखा जाता है, नहीं तो अर्थ के अनर्थ होते हैं। गुरु में रू छोटा कर दिया या बड़ा कर दिया तो चेंज हो जाएगा। मरुस्थल में रू छोटा बड़ा होते ही चेंज हो जाएगा। कोई भी मात्रा ले लो आप, दीन दिन, तो जैसी ध्वनि है, जैसा उच्चारण है, वो मात्राओं के बेस से तय किया गया। तो मात्राओं का पूरा ध्यान रखा गया इसमें। मात्राओं की पूर्ण व्यवस्था है, व्यवस्था। ठीक है, तो इस बेस पे हम इसको एक वैज्ञानिक लिपि मानते हैं। ठीक है, क्या मानते हैं? वैज्ञानिक लिपि मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि ये सारी विशेषताएं जो है वो इसको एक वैज्ञानिक रूप दे रही है। ठीक है, इन सभी आधारों पे आप लिख लेना नीचे, उक्त सभी विशेषताओं के आधार पे पर इसे वैज्ञानिक लिपि कहा जाता है, माना जाता है। ठीक है, वैज्ञानिक लिपि माना जाता है क्योंकि ये सारी चीजें इसमें ध्यान दी जाती है। ठीक है, अब कुछ इसके दोष लिख लेते हैं कि इसकी कुछ कमियां भी है। ठीक है, दोष क्या क्या है? ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा दोष देवनागरी लिपि का है। ठीक है, क्योंकि केवल हम ऐतिहासिक उत्पत्ति पे ही ऐसी उम्मीद न रखें कि यहीं से सवाल आए। दोष भी पूछे जा सकते हैं, विशेषता भी पूछी जा सकती है। सबसे छोटा टॉपिक है और एक प्रश्न आने की पूरी गुंजाइश रहती है यहाँ से, है ना। तो बहुत ही सामान्य सा टॉपिक है, तो आप इसको लिख सकते हो। क्या क्या विशेषता है? देखो, पहला बिंदु ये कि संयुक्त अक्षर बहुत है जो भ्रम पैदा करते हैं। ठीक है, जैसे छ है, य, ग है, ये सारे संयुक्त अक्षर हैं, ये भ्रम पैदा करते हैं। ठीक है, ये एक इसका दोष है। इसके अलावा
स्वरों के जो आपके के मात्रा चिन्ह, स्वरों के स्वरों की मात्राएं भ्रम पैदा करती है। जैसे मैं एक उदाहरण देके समझाता हूं, जैसे इंद्रिय, ठीक है। अब ये भ्रम इस बात का होता है कि ये जो ई की मात्रा है, ये स्वर की मात्रा, ये ई की मात्रा बेसिकली न के लिए, और भ्रम ये रहता है कि ये द के लिए। तो स्वरों का जो ये क्रम है इसमें है वो मात्राएं जो है वो भ्रम पैदा करती है। इस बात का भी आलोचना है वो देवनागरी लिपि की जाती है। तो स्वरों के जो मात्राएं चिन्ह है वो भ्रम पैदा करते हैं। इंद्रियां सबसे बढ़िया उपाय है, क्योंकि माना द जाता है, भ्रम द का रहता है, लेकिन ये ई की मात्रा न के लिए प्रयुक्त भी है, ठीक है। तो ऐसी मात्राएं भ्रम पैदा कर जाती है, कई बार करती है, ठीक है। इसके अलावा और देखा जाए तो सिरोरेखा होने के कारण इसको तेज भी नहीं लिखा जाता, ठीक है। मुंडिया लिपि में तो क्या है कि सिरोरेखा होती नहीं है, वो मोडी होती है पूरी ऊपर से, इसलिए इसको मोडी लिपि भी कहते हैं, मुंडिया भी कहते हैं। इसमें है वो सिरोरेखा होती है, और होने के कारण इसे तेज नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। एक ये भी इसकी आलोचना की जा सकती है, दोष दिया जा सकता है। निरर्थक वर्ण भी कई सारे हो चुके हैं, है ना। निरर्थक वर्ण कई सारे हो चुके हैं, जैसे ये ण है, ये ड है, इस टाइप से कई सारे ऐसे वर्ण हैं जिनका वर्तमान में कोई उपयोग नहीं है, फिर भी इनको है वो हम लेके चल रहे हैं। तो ऐसी सुधार होने चाहिए। अनुस्वार का स्वर जो है वर्ण के बाद में उच्चारण होता है, ये भी गलत है। अनुस्वार का स्वर के बाद उच्चारण होना, ठीक है। ऐसी कई सारी आलोचनाएं कर सकते हो आप। उच्चारण स्वर वर्ण के बाद उच्चारण, ठीक है। ये भी इसकी एक सामान्य सी आलोचना की जाती है, ठीक है। तो हालांकि समय समय पर केंद्रीय हिंदी निदेशालय इनको ठीक भी करता है, और काफ़ी कुछ ठीक चीज़ें हुई भी है, और समय के साथ होती रहेगी, ठीक है। तो ये था हमारी लिपियों का टॉपिक। हमें इसने वो क्या कुछ देख लिया। देखो, हमने राजस्थान की ये लिपियों का ज्ञान देख लिया, लिपि किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, और फिर मुंडिया लिपि, देवनागरी लिपि देख ली। मुंडिया लिपि और देवनागरी दो कोर्स में इसलिए है कि प्राचीन और मध्यकाल का राजस्थानी लेखन मोस्टली मुंडिया लिपि में हुआ है, और आधुनिक राजस्थानी साहित्य का लेखन है वो देवनागरी में हुआ है, ठीक है। तो ये भाषा और लिपि का टॉपिक था, यहीं पूर्ण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।